नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ब्रिक्स व्यापार मंच को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर उनकी पार्टी के बागी विधायक चाहते हैं तो वो मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने को तैयार। अफगानिस्तान में आए उच्च तीव्रता के भूकंप में 9.5 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से अधिक घायल हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है, संकट के समय हर संभव सहायता और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध। असम में मौसम साफ होने के बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, लेकिन बराक घाटी में स्थिति अब भी गंभीर। और नीदरलैंड्स के रोटरडम में HIF प्रो लीग में भारत और अमेरिका के बीच हॉकी मैच जारी। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं मुनीश शर्मा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस विदेशी समाजसेवी का नाम बताएं जिसने भारत में स्वदेशी और खादी का प्रचार किया। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। उन्हें राजमुंदरी और वेल्लोर में कई अवसरों पर गिरफ्तार किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्गरेट ई कजिन्स। महिलाओं के मताधिकार के समर्थक होने के नाते उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड में कई बार जेल जाना पड़ा। भारत में उन्होंने राजनीतिक बैठकों में प्राधिकारियों के भाषणों की आलोचना की। 21 मई 1930 को उन्हें डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन में हिस्सा लिया। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं उत्तर प्रदेश में कानपुर से कल्याणपुर के ऋषि चक्रवर्ती। मेरा नाम ऋषि चक्रवर्ती है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी में मुझे विजेता चुनने पर मैं आकाशवाणी का सह दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये कहूंगा कि आज आकाशवाणी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इसमें खेल कूद, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कई मुद्दों पर विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती है। आने वाले समय में आकाशवाणी खूब आगे उन्नति करे, इसकी मैं कामना करना चाहता हूं और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 27 जून को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ड्रोन, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में नवाचार का समर्थन करता है। ब्रिक्स व्यापार फोरम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत की विकास दर 7.5% रहने की आशा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक भारत का डिजिटल क्षेत्र $1 ट्रिलियन से अधिक का हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश की राष्ट्रीय आधारभूत पाइपलाइन के अंतर्गत $1.5 ट्रिलियन अमरीकी का निवेश करने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सफलता का आधार नवाचार और स्टार्टअप्स के साथ साथ प्रौद्योगिकी का विकसित होना भी है। भारत की वर्तमान इकोनॉमिक रिकवरी का एक प्रमुख स्तंभ टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ है। हम हर सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। महामारी के दौरान भी भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए अनेकों प्रयास जारी रखे। बिजनेस पर कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए हजारों नियमों में बदलाव किया गया। सरकारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी सरकार ने लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर और सरल बनाने का भरपूर प्रयास किया। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के जरिए
आधारभूत संरचना को तैयार करने और डिजिटल सुधार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण का काम पूरा किया गया। आज जब पूरा विश्व पोस्ट कोविड रिकवरी पर फोकस कर रहा है, तब ब्रिक्स देशों की भूमिका एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया है और इस अप्रोच के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस से स्पष्ट है। इस साल हम 7.5% ग्रोथ की आशा कर रहे हैं, जो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स संगठन की स्थापना इस विश्वास के साथ की गई थी कि ये समूह वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन होगा। उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया कोविड के बाद की स्थिति को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान लगाए हुए है, तो ऐसे में ब्रिक्स में शामिल देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुरू हो रहे 2 दिन के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसका आयोजन चीन कर रहा है। वर्चुअली आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग शुक्रवार को अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर एक उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें ब्रिक्स नेता और प्रासंगिक उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों के नेता शामिल होंगे। कल होने वाली ब्रिक्स शिखर बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी 5 सदस्य देशों के नेताओं ने उच्च स्तरीय विचार विमर्श शुरू कर दिया है। श्री मोदी कल ब्रिक्स व्यापार फोरम के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इस वर्ष 14वीं ब्रिक्स शिखर बैठक का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध और ब्रिक्स के एक सदस्य रूस के खिलाफ अमेरिका की ओर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के समय हो रही है। चीन और रूस ने भी ब्रिक्स समूह के विस्तार पर चर्चा किए जाने पर सहमति व्यक्त की है। फिलहाल ब्रिक्स संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स के नए विकास बैंक ने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाकर उसमें संयुक्त अरब अमारात, बांग्लादेश, उरुग्वे और मिस्र को शामिल कर लिया है। पेइचिंग से अंशुमन मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून से जर्मनी और संयुक्त अरब अमारात के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे 26 और 27 तारीख को जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी का सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र के विषय पर आयोजित 2 सत्रों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों को भी आमंत्रित किया गया है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 28 तारीख को संयुक्त अरब अमारात जाएंगे, जहां वे पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर अपनी व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करेंगे। श्री मोदी अमारात का नया राष्ट्रपति और अबुधाबी का शासक चुने जाने पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को बधाई भी देंगे। प्रधानमंत्री उसी रात स्वदेश लौट आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो निर्यात नाम से बनाए गए नए पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे। इसमें भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। इंडिया गेट के निकट निर्मित वाणिज्य भवन का डिजाइन एक स्मार्ट भवन के रूप में किया गया है, जिसमें बिजली के किफायती इस्तेमाल का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस भवन में वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विकास विभागों के आधुनिक कार्यालय होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और इसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने आज नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा अभ्यासों और आदान प्रदान बढ़ने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रक्षा अनुसंधान और सामग्री सहयोग पर
भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। इस कार्य समूह की बैठक इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होगी। दोनों मंत्रियों ने सेनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच औद्योगिक सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने रणनीतिक चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर 26वें राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक में शामिल होने के लिए आज से रवांडा की 4 दिन की यात्रा पर हैं। श्री एस जयशंकर इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये बैठक कोविड महामारी के कारण 2 बार स्थगित हो चुकी है। बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के नेता जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। भारत राष्ट्रमंडल में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले देशों में से एक है और उसने इस संगठन को तकनीकी सहायता और क्षमता बढ़ाने में सहयोग किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी गए आज की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए पार्टी के विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। पार्टी ने इस बारे में एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए आज विधायक दल की तत्काल बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी विधायकों का उपस्थित रहना अनिवार्य था। अगर विधायक इस बैठक में शामिल नहीं होते तो उन पर संविधान के अनुरूप कार्रवाई की जानी थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। उधर शिवसेना के बागी विधायकों के आज सुबह गुवाहाटी पहुंचने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने आज अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। श्री शिंदे के अनुसार शिवसेना के 40 विधायक कड़ी सुरक्षा में उनके साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के 3 से 4 अन्य विधायक भी उनके संपर्क में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में भविष्य की रणनीति को तय करने के लिए चर्चा की गई। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के समर्थक हैं। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी विधायकों से कहा कि वे सामने आकर उनसे बात करें। श्री ठाकरे ने फेसबुक लाइव के माध्यम से राज्य की जनता को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यदि बागी विधायक उनसे मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा चाहते हैं तो मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें ट्रोल करने के बजाय उनके सामने आकर बात करनी चाहिए थी। श्री ठाकरे ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी स्वर्गीय बाला साहेब के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। त्रिपुरा के मुख्य चुनाव अधिकारी किरण गीते ने कहा है कि विधानसभा की 4 सीटों के लिए कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगरतला, टाउन बोडोवली, सुरमा और जुबराजनगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वो शांतिपूर्वक मतदान में भाग लें। इन चुनाव क्षेत्रों में कुल 1,89,032 मतदाता हैं। इनमें 93,638 पुरुष हैं और 95,389 महिला मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं और मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन का भी इंतजाम किया गया है। इंडियन ऑयल ने घर के भीतर सौर ऊर्जा से खाना पकाने की प्रणाली इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित की है। ये यंत्र प्रणाली सूरज से ऊर्जा प्राप्त करती है और विशेष रूप से तैयार किए गए हीट एलिमेंट के माध्यम से उसे गर्मी में बदल देती है। रिचार्ज करने योग्य इस प्रणाली से 4 लोगों का भोजन तैयार किया जा सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में सूर्य नूतन प्रणाली के बारे में बताया कि प्रायोगिक तौर पर 60 जगहों पर इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह तथा आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर भी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ब्रिक्स व्यापार मंच को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर उनकी पार्टी के बागी विधायक चाहते हैं तो वे मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने को तैयार। अफगानिस्तान में आए उच्च तीव्रता के भूकंप में 950 से अधिक लोग मारे गए और 600 से अधिक घायल। भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, संकट के समय हर संभव सहायता और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध। असम में मौसम साफ होने के बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, लेकिन बराक घाटी में स्थिति अब भी गंभीर। और नीदरलैंड्स के रोटरडम में HIF प्रो लीग में भारत और अमेरिका के बीच हॉकी मैच जारी। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इंटरनल सिक्योरिटी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 22 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में आज सुबह आए भूकंप में 950 से अधिक लोग मारे गए हैं और 600 घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। गृह मंत्रालय के अधिकारी सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और घायलों तक चिकित्सा सहायता तथा भोजन पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ष 2002 के बाद ये सबसे भीषण भूकंप है। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत दुख की इस घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता तथा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु ने आज श्रीलंका के लिए राहत सामग्री की दूसरी खेप रवाना की। राज्य के मंत्रियों ने 14,700 मीट्रिक टन चावल, 250 टन दूध पाउडर और 50 टन आवश्यक दवाओं वाला जहाज कोलंबो के लिए रवाना किया। भारत और मलेशिया के दूरसंचार उपग्रहों का प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस करेगी। 10,000 किलो वजन के इन दोनों उपग्रहों को एरियाने 5 रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना में कोउरोउ अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। भारतीय उपग्रह GSAT-24 को टेलीविजन सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने विकसित किया है। ये 24 कू बैंड का संचार उपग्रह है। समूचे भारत में ये DTH एप्लीकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है और इस उपग्रह की कार्य अवधि है 15 साल। भारत का कोविड टीकाकरण आंकड़ा आज 196 करोड़ 60 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज 12,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जननी जन्मभूमि 22 जून 1900 स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की जयंती है।
उनका परिवार चटगांव से था, जो अब बांग्लादेश में है। गणेश घोष चटगांव जुगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया। पुलिस ने गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे के बाद 1932 में उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वे 14 साल तक इस जेल में रहे। 1946 में जेल से छूटने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। वो 1952, 1957 और 1962 में बेलगछिया से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1967 में वे चौथी लोकसभा के सदस्य बने। गणेश घोष अंतिम समय तक देश सेवा के लिए समर्पित रहे। हम इस बहादुर राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड को गोली मारी थी। 3 भाई दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि पुणे शहर के एक छोटे से गांव चिंचवाड़ से थे। भारत में जब 1896-97 में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया था, जिसके आयुक्त वॉल्टर चार्ल्स रैंड थे। सेनापती रँड बेदरकार, लोकांवर जुलूम अत्याचार, दुष्ट नीतीचं होत सरकार जी, दुष्ट नीतीचं होत सरकार जी। आयुक्त रैंड ने निवारक उपायों के नाम पर बर्बर कदम उठाए। आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलाई गई। नियोजित उपायों में निजी घरों में प्रवेश, सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा महिलाओं सहित सभी की जांच, अस्पतालों से रोगियों को निकालना और अलग शिविरों में रखना शामिल थे। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया और मंदिरों तथा मस्जिदों में जबरन प्रवेश कर गए। इन उपायों को पुणे की जनता ने दमनकारी माना और शिकायत की, लेकिन कमिश्नर रैंड ने इसकी भी अनदेखी की। पुणे के लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय से निपटने के लिए चापेकर बंधुओं ने बदला लेने का निर्णय लिया। दामोदर पहिला क्रांतिकारी, लढाईची करतो तयारी, मर्दाची मर्दनगी कारी हजी जी, मर्दाची मर्दनगी कारी हजी। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती के अवसर पर चापेकर बंधुओं ने रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मार दी। आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई और 3 जुलाई को रैंड की भी मृत्यु हो गई। चापेकर बंधुओं और उनके 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया गया। तीनों भाइयों को दोषी पाया गया और फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार देश के इन वीर सपूतों को नमन करता है। जो देश पे मर मिट गए, वो तो देश दीवाने थे, और जिन्होंने झंडा फहराया था कि वो असली मर्दान थे। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों मामराज और रामस्वरूप को भी याद करते हैं, जो हरियाणा के भिवानी जिले से थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1931 से 1935 तक किसान गतिविधियों में भाग लिया। वे ब्रिटिश पुलिस पर हमले और नवाब के एक मुखबिर की हत्या में भी शामिल थे। मामराज और रामस्वरूप कुछ समय तक भूमिगत रहे, अंबाला छावनी पहुंचे और अपने गांव के कुछ सैनिकों के साथ वहां रहे। अंततः उन्हें जून 1937 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या और डकैती का आरोप लगाया गया। मामराज और रामस्वरूप को 22 जून 1938 को फांसी दे दी गई। देश के इन वीर सपूतों को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। असम में मौसम साफ होने के बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। राज्य में पिछले 8 दिनों से बाढ़ की वजह से 32 जिलों के 5,500 गांव और 55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2,62,000 से अधिक लोगों को विभिन्न इलाकों के 1,687 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बेहतर मौसम की वजह से
असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि बराक घाटी के 3 जिलों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य किए जा रहे हैं। बाढ़ ने असम में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। बढ़ते पानी के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने आज नौगांव जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी मध्य असम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और कहा कि नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल प्रदेश का दौरा करेगी। कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य भी बाढ़ के चपेट में हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। और अब मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रह सकता है 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मुंबई में आमतौर पर छाए रहेंगे बादल और बारिश के भी आसार बन रहे हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। चेन्नई में बादल छाए रहने और बौछारें पड़ने की संभावना है प्रबल। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जा सकता है 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए ही रहेंगे और 1 या 2 जगहों पर बारिश हो सकती है या गरज के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और जम्मू में आमतौर पर आसमान रहेगा साफ। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल और आइजॉल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना बनती दिख रही है। शिलांग, ईटानगर और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए ही रहेंगे और 1 या 2 जगहों पर गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। FIH प्रो लीग में नीदरलैंड्स के रोटरडम में दूसरे मैच में इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला अमेरिका से हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर रहीं। इससे पहले कल पहले मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 4-2 से हराया था। भारतीय टीम 13 मैच में 27 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में बेंगलुरु में मध्य प्रदेश के साथ खेलते हुए पहले दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई ने 5 विकेट पर 248 रन बना लिए थे। सरफराज खान 40 और शम्स मुलानी 12 रन बनाकर क्रीज पर थे। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। वहीं महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल दाम्बुला में खेला जाएगा। इस श्रृंखला के बाद दोनों टीमें 1 से 7 जुलाई तक पल्ले किले में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला भी खेलेंगी। ये सीरीज ICC महिला चैंपियनशिप का हिस्सा है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र की भूमिका पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान समाज सेवा के 100 साल पूरे करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को सम्मानित किया जाएगा। देश में ऐसे 197 बैंक हैं। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 710 अंक घटकर 51,823 पर आकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 226 अंक नीचे आकर 15,413 पर आ गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ब्रिक्स व्यापार मंच को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से शुरू होगा, प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन भी करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर उनकी पार्टी के बागी विधायक चाहते हैं तो वो मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने को हैं तैयार। अफगानिस्तान में आए उच्च तीव्रता के भूकंप में 950 से अधिक लोग मारे गए हैं और 600 से ज्यादा हो चुके हैं घायल। भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, संकट के समय हर संभव सहायता और सहयोग देने के लिए हम हैं प्रतिबद्ध। असम में मौसम साफ होने के बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, लेकिन बराक घाटी में हालत अब भी गंभीर। और नीदरलैंड्स के रोटरडम में HIF प्रो लीग में भारत और अमेरिका के बीच हॉकी मैच जारी। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हो रहा है।
नमस्कार।